हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए कर रहे थे, तो उसी क्रम में जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है। आपका एग्जाम जनवरी में होना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक पर बहुत सारा अपना वक्त दें। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है आप कर सकते हैं तो करते रहिए टॉपिक वाइज भी थोड़ा बहुत। और बाकी मान के चलिए कि ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका आपके लिए क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए ना। और प्रैक्टिस करूं, आज का स्टार्ट करूं उससे पहले आपके सामने मोटिवेशनल यहाँ पे एक मैंने इमेज लगाई है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या इमेज देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है। ये बादाम है, आप देख ही पा रहे हैं। और बादाम किस तरह से लिखा हुआ कि दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मैं ये देखने को मिलता है मुझे, आमतौर पर बच्चे दिखावे की बहुत कोशिश करते हैं ना, और मतलब एक थोड़ा नेता टाइप के बनने की कोशिश करते हैं क्लास में, और वो बहुत बड़ी भूल होती है, काफी अपना नुकसान कर लेते हैं। ओके, तो उन चीजों से बचना है फ्रेंड्स। आपको परफेक्ट बनने के लिए क्या करना है, जब परफेक्ट आप बन जाओगे तो खुद ही नजर आओगे, आपको अलग से अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट ऑफ जीएस फॉर एसएससी जीडी टुडे। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, अभी मार्केट में बिल्कुल नई किताब नहीं आई ना, और आप परेशान भी मत होना इसको लेकर के, बिल्कुल नहीं। आपको 20 क्वेश्चन वाला ही प्रैक्टिस सेट चाहिए। जो आपके पास एक कंटेंट है बढ़िया है, जीएस है, बदलता नहीं इतना ना। देखो, सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। जो 25 था उसको 20 किया गया। तो आप जीएस के क्वेश्चन बिना ज्यादा संदेह किए चुपचाप से पढ़ते रहिए, ना बस प्रैक्टिस करते रहिए। मिक्स जीएस आप जितनी पढ़ सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए ना। पहला क्वेश्चन लिखा है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन आपको बताना निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है। और दिया गया ऑप्शन है ईमेल, इनका नाम देख लेना, रेमंड सैमुअल। ओके, तो ईमेल है तो बिल्कुल ईमेल ही हो जाएगा। ईमेल के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक इंडियन भी है जो कि इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। ईमेल के आविष्कार से इनका नाम जुड़ा हुआ, तो ध्यान रखना, सीवा अय्यादुरई। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इनका भी नाम कई बार पूछा था। तो एक तो आपको रेमंड सैमुअल का नाम ध्यान रखना है। ईमेल की अगर बात करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो रेमंड सैमुअल का नाम ध्यान रखना, और एक नाम आपको ध्यान रखना है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको एक नाम आपको रेमंड सैमुअल ध्यान रखना, और दूसरा नाम जो है वो नाम है सीवा अय्यादुरई। तो ईमेल से जो जुड़े हुए नाम है, अगर बात करें ईमेल की आविष्कार में किसका योगदान है, तो रेमंड सैमुअल का नाम ध्यान रखना। और अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, देख लेना, सीवा अय्यादुरई की बार देता है, तो सीवा अय्यादुरई और रेमंड सैमुअल ईमेल हो जाएगा। और फेसबुक की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सब जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुने होंगे, मार्क जुकरबर्ग। और इसका नया नाम क्या हो गया, इसका नया नाम हो गया मेटा। और अगर बात करें फेसबुक की, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। नया नाम इसका मेटा हो गया। मार्क जुकरबर्ग इसके क्या है, प्रमुख है, इसके हेड है ना, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसको बनाया था ना। अगला क्वेश्चन 2004, आप ध्यान रखना। देखो, मैं आपको बता भी दूं ना, जैसे फेसबुक में क्या आता है, बुक आता है, क्या आता है, बुक। अब देखो, बुक में आप कहते हो लाओ 2-4 अक्षर पढ़ लिया जाए, 2-4 अक्षर यानी कि 2004। आप जब बुक उठाते हो कहते हो लाओ भाई 2-4 अक्षर, 2-4 चैप्टर पढ़ लिया जाए, 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा दिया जाए। तो 2-4 मतलब बुक में फेसबुक ना, 2004। अगला देखेंगे, अगला लिखा हुआ है कि सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आपको ये बताना, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। देखता हूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो सिलाई मशीन, आपको बताना, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। और ये पटाखे दगाने वाले प्राणी ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब पटाखे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे ना, मतलब लगातार लगाए पड़े हैं लोग ना। ओके, 27 नंबर लिखा हुआ कि सिलाई की मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब। तो चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, नहीं अभी हो गए ना। सिलाई मशीन आपको बताना, देखिए ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, या कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना, आइजैक सिंगर। इनका नाम क्या है, आइजैक सिंगर। अब ध्यान रखना, जहाँ पे सिलाई मशीन होती है, जहाँ पे सिलाई विलाई का काम किया जाता है, मतलब जहाँ पे टेलर लोग होते हैं, आप कई बार देखते होंगे वो लोग बड़ा अच्छा अच्छा गाना लगाए रहते हैं, बड़ा पुराना पुराना गाना ना, और उसी में बस काम करते रहते, गाना बजाते रहते, तुम याद ना आया करो, और मतलब तो ओके, आइजैक सिंगर किसने किया था, सिंगर आपको याद आएगा। अच्छा, जो सिलाई मशीन वाले होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, वो बढ़िया बढ़िया गाने लगाते रहते हैं और अपना काम करते हैं, अच्छा गाना बजाते हैं, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है ना। ओके, अगला देखते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी अग्नाशय हो जाएगी। और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। ओके, अग्नाशय को मिश्रित मतलब ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है फ्रेंड्स। जो ग्रंथियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। तो जो अग्नाशय उसको
अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। और ये सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। अगर सबसे बड़ी पूछता तो क्या, अगर पूछता कि बताओ सबसे बड़ी क्या, तो यकृत हो जाता। और ये कैसी है यकृत, अगर आपसे पूछे तो आप सबको पता है ये कैसी हो जाएगी, बहिःस्रावी हो जाएगी। बहिःस्रावी ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां होती हैं, देखो मैं बोल रहा हूँ बहिःस्रावी ना, ओके। तो जो यकृत है वो सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो अब देखो ये क्योंकि अग्नाशय जो है अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों में आती है, तो आप अग्नाशय कह सकते हो ना। लेकिन अगर सबसे बड़ी ग्रंथि सिर्फ पूछता तो आप यकृत करते। इवन अगर आपसे ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा मानव शरीर का अंग कौन सा है, तो अंग भी आपका क्या हो जाता है, आंतरिक अंग है यकृत, लेकिन अंग भी लिख के आता है। तो मैंने देखा कई सारे क्वेश्चन में अंग पूछता है और वहां पे यकृत आंसर होता भी है और सही भी होता है ना। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि यकृत जो है सबसे बड़ा अंग भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्लैंड भी है ना, ओके। तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और यहीं पे ध्यान रखना है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के दो हार्मोन्स निकलते हैं अग्नाशय से। इंसुलिन जिसकी वजह से आपको पता है डायबिटीज शरीर में हो जाती है, जब ये सही से हार्मोन नहीं निकलता है तो डायबिटीज हो जाती है, आपको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह बोलते हैं ना। और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को फ्रेंड्स चिल्ड्रन डे मनाते हैं, उसी में मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को ना, चाचा नेहरू, ओके। तो अग्नाशय की हम बात करें, इससे क्या निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, ओके। तो यहाँ से और क्या, हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो अग्नाशय है, जो आपका अग्नाशय है, वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो इसकी ऐसी करके कुछ संरचना होती है, उसी के अंदर ऐसी गोल मोल की कुछ संरचनाएं होती हैं, इनको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो कई बार आपसे पूछता है कि लैंगरहैंस, मैं बोल रहा हूँ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ना, द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आपसे पूछता है कहाँ पाई जाती है, लैंगरहैंस, हैंस बोलो ना, हैंस की द्वीपिकाएं, लिख दे रहा हूँ पूरा, द्वीपिकाएं, ठीक है। अगर आपसे पूछे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है फ्रेंड्स अग्नाशय में पाई जाती हैं। और इन्हीं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में अल्फा और बीटा नाम की दो कोशिकाएं होती हैं, जिनसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। और यही क्या होते हैं फ्रेंड्स, ब्लड शुगर जो होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जब यही प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो इंसान को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है ना। तो क्वेश्चन पूछा था मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, तो इसका बिल्कुल ऑब्वियस आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनोना स्क्वामोसा, देखो इसका नाम पढ़ लो, इनोना स्क्वामोसा, मौसा नहीं है, मौसा, ध्यान रखो, मौसा याद रखो, जो मन करे मौसा जो भी याद कर लो, ओके। तो इनोना स्क्वामोसा पूछ रहा है कि किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका सीताफल का वैज्ञानिक नाम है। इनोना स्क्वामोसा जो है किसका नाम है, सीताफल का। सीताफल जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, बनारस में तो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बनारस में बोलते हैं इसको वट, इसको बोलते हैं कोहड़ा। सीताफल को क्या बोलते हैं, कोहड़ा। और वैसे क्या बोला जाता है, इसको कद्दू बोलते हैं हम लोग की तरफ, मतलब लखनऊ की तरफ क्या बोलते हैं, कद्दू। तो आप जान जाना सीताफल, कोहड़ा, या इसको कद्दू बोला जाता है। और इसको समोसा करके कुछ इसका नाम है, समोसा या मौसा करके, बस ऐसे आप याद रखना, समोसा या मौसा करके क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है इनोना स्क्वामोसा, इनोना स्क्वामोसा इसका नाम है। और इसको किसका वैज्ञानिक नाम है, तो सीताफल का फ्रेंड्स ना। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना। द्विपदी नामकरण पद्धति पूछा जाने वाला प्रश्न है, द्विपदी पद्धति आपको बताना, इसका आविष्कार किसने किया था, ये किसने दिया था, तो आइए देखते हैं। द्विपदी पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो द्विपदीय नामकरण जो है पद्धति की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था आपके जस्ट वेट, कौन करेगा, कार्ल लिनियस ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल कार्ल लिनियस हो जाएंगे, जिन्होंने द्विपदी, इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण भी बोलते हैं, कि जीवों के वर्गीकरण को इन्होंने दिया था। अगर आपसे पूछे कि वर्गीकी है ना, वर्गीकरण भी लिख दो पूरा, वर्गीकरण या वर्गीकी लिख देता, तो वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को बोलते हैं। वर्गीकरण का मतलब आप सीधे भाषा में समझ लो, जो संपूर्ण जीव जगत था उसको 5 भागों में, ये भी कई बार पूछता है कि संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया, तो संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। और इसे बांटने का काम किसने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था, कार्ल लिनियस, ओके, लिनियस इनका नाम है। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में इन्होंने बांटा था, ओके। तो फिर देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विपदी, अगर आपसे पूछा तो कार्ल लिनियस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी और डिटेल पे बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे थे कि कार्ल लिनियस जो है इनको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे तो वर्गीकरण के जनक किसे बोलते हैं, तो कार्ल लिनियस हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने आपको पता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगर आपसे चयन में बोलो, चयन ना, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अगर फ्रेंड्स आपसे पूछेगा किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, तो ध्यान रखना, देखो चयन, चा से चयन, चा से चार्ल्स डार्विन।
तो बस याद रखना चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओके, फिर अगर बात करें हम लोग इनकी, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, और इन्होंने क्या कहा था, विकासवाद का भी सिद्धांत कई बार आपसे पूछता है, विकासवाद, है ना। तो विकासवाद अगर फ्रेंड्स आपसे पूछेगा विकासवाद, तो विकासवाद की भी सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। और विकासवाद के सिद्धांत जो लेमार्क ने दिया था वो भी चार्ल्स डार्विन से कहीं ना कहीं मैच करता था। अगर आपसे पूछे जिराफ की जो लंबी गर्दन हो गई थी उसके बारे में विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर जिराफ पर प्रयोग किसने किया था, तो बिल्कुल जिराफ पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लेमार्क थे फ्रेंड्स। देखो लेमार्क ने कहा था कि कई पीढ़ियों तक जिराफ जो है अपनी गर्दन उठा उठा के, जैसे पेड़ क्या कहा कि वहां पे पानी की कमी हो गई, वाटर लेवल, मान लो ये जमीन है, इसके नीचे पहले यहाँ पे वाटर होता था, तो घास जो है इसकी छोटी छोटी जड़ें, पेड़ इतने बड़े होते थे, धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे हो गया, पेड़ थोड़े और बड़े हो गए, वाटर लेवल और नीचे हो गया, पेड़ थोड़े और बड़े हो गए, तो इसी क्रम में जो है जिराफ खाते गए इनको और उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ऐसे करके किसने बताया था, लेमार्क ने बताया था। ओके, तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक बीजवान नाम के वैज्ञानिक थे, इनका थोड़ा सा नाम दे रहा था, बीजवान, है ना। तो बीजवान नाम के वैज्ञानिक थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 80 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ किसने काटी थी, 80 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ किसने काटी थी, तो बीजवान नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्यों काटे थे, कैसे काटे थे, इसको नहीं बात करेंगे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा डिटेल। तो 80 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काट दिए थे, बीजवान नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने भाई साहब ने 80 पीढ़ी तक क्या किया था, बेचारे चूहों की पूंछ काटे थे, ध्यान रखना यही वाले चूहे जो है इनकी पूंछ काट दिए थे 80 पीढ़ियों तक ना, बीजवान। ओके, अगले देखते हैं, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय ये सही नहीं है, गलत है, इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया कीजिए। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है आपको बताना है। तो वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये बताना है, ये आपको देखना है सही है कि गलत है, आपको बताना है गलत कौन सा है ना। अगला पढ़ते हैं, अगर क्या अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगला तो यानी कि H+ आयन देते हैं, ये भी ठीक बात है। फिर कह रहा है कि वे नीले लिटमस को लाल कर देते। भाई साहब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, इस बात को ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अम्ल और क्षार के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई मुझसे पूछे तो यही वाली होती है, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना, नीले को लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, इतना भी मत याद करो, अम्ल लाल करते हैं, क्या करते हैं, बस इतना याद करो कि जो अम्ल है वो क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल लाल करते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, अम्ल लाल करते हैं। अम्ल लाल करते हैं यानी क्षार क्या करेंगे, क्षार फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो क्षार हो जाएंगे वो क्या करेंगे, नीला करेंगे। इतनी सी तो बात याद रख सकते हैं ना, अम्ल लाल करेंगे, क्षार नीला करेंगे, कभी कंफ्यूज मत होना। देखो अम्ल लाल मैच भी कर रहा है, बोलने में भी लग रहा है, अम्ल लाल, है ना। तो अम्ल लाल करेंगे और जो क्षार है वो नीला करेंगे। किसको करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि वो प्रश्न में आपको मिल ही जाएगा, लिटमस पेपर ही होता है ना। तो लिटमस पेपर कैसे बनता है ये भी कई बार पूछता है। तो जो लिटमस पेपर होता है फ्रेंड्स वो बनता है आपके, जो कवक और शैवाल की सहजीविता होती है, कवक और शैवाल की सहजीविता, जिसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं ना, लाइकेन। कवक और शैवाल की सहजीविता होती है, जिसको बोला जाता है लाइकेन। तो लाइकेन की मदद से ही क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है फ्रेंड्स, लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल की सहजीविता होती है लाइकेन, और लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर क्या करते हैं, देखो तो वही आपको बताना है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं कौन, अम्ल करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला सही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको जो है यही गलत है, ये गलत दिया गया है। वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये गलत बात है, कुचालक नहीं होंगे, वो सुचालक होंगे, है ना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो पाएगी, जा पाएगी, चल पाएगी ना। तो कुचालक नहीं होते, ये बात गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अम्लों के बारे में ये बात गलत है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अब 32 क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका होता है फॉर्मूला C2H5 होता है, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका शराब, दवाइयों, वायुयानों के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल आपको बताना है कि राजस्थान में कहाँ पर है। तो पिंक सिटी में है, कहाँ पे, पिंक सिटी जयपुर, इसको क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को ना, आपको सबको पता ही होगा। तो प्रसिद्ध हवा महल आपको सवाई माधव जय सिंह ने बनवाया था प्रसिद्ध हवा महल, ओके। और जयपुर में हो जाएगा राजस्थान। अगला लिखा, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया था। तो ये भी राजस्थान, पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। आपको बताना कि पुष्कर मेला कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। तो ओके, इसका जो क्षेत्र है पुष्कर मेला का, राजस्थान हो जाएगा। और ओके, तो पुष्कर मेला राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना, ऊंट जो होते हैं, ऊंट, है ना, ऊंट जो होते हैं उन्हीं की जो है यहाँ पे बिक्री होती है, ऊंटों की बिक्री होती है। और पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे कई बार पूछता है कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है। तो पुष्कर में हो जाएगा, 35 नंबर छोड़ दे रहे हैं। ओके, तो पुष्कर में एकमात्र, आप देख लेना, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं इसको।
एक व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से 11 लाख हो जाती है। ओके, तो इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, बाकी मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात, जस्ट वेट। हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये किसकी बात कर रहा है। तो लगाई गई इकाई के द्वारा मतलब डायरेक्ट आपको देना है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर की बात चल रही है। प्रत्यक्ष करके देख लो इस क्वेश्चन को, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना थोड़ा पैटर्न इसका। प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, और प्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स हो जाएगा, आयकर हो जाएगा ना। जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर होता है। आय के साथ साथ आपको याद रखना है निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, और इसके बाद जो है निगम कर के साथ साथ आपको कौन सा ध्यान रखना है, आयकर है, निगम कर है और उपहार कर है ना, उपहार, इनको ध्यान रखना, उपहार हो जाएगा। ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं। प्रत्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेंड्स आयकर है, ध्यान रखना, आयकर प्रत्यक्ष कर होता है। और यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले जीएसटी की, जीएसटी, तो जीएसटी के बारे में ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 से लागू की जाती है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में 5 प्रकार की दरें होती हैं, 5, 12, 18, 28, सॉरी 4 प्रकार की हो जाएंगी, 5, 12, 18 और कितनी, 18 और 28। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद लेखपाल में या फॉरेस्ट गार्ड में कहीं पे पूछा गया था कि जो जीएसटी की सबसे बड़ी उच्च दर है भारत में वो कितनी है, तो बिल्कुल कह सकते हो कितनी हो जाएगी, 28% हो जाएगी। 5, 12, 18, 28 4 प्रकार की दरें, सबसे उच्च दर आपकी 28% की हो जाएगी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ओके, निगम कर, उपहार कर, आयकर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस विलुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। आपको ये बताना है काजीरंगा, तो आप सबको पता है काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा, सिंगल हॉर्न राइनो हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा फ्रेंड। और किस राज्य में अगर इसकी बात करें तो असम राज्य हो जाएगा, असम राज्य में हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, और हिम तेंदुआ की अगर बात कर ले यहाँ पे, इसको भी देख लेना हिम तेंदुआ। तो फ्रेंड्स जो हिम तेंदुआ है इसके लिए हेमिस नेशनल पार्क है। देखो हिम तेंदुआ हेमिस आसान है, दोनों में एच आ रहा है ना, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। और जो हेमिस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे फ्रेंड्स, तो वो लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा, जो कि वर्तमान में क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख। तो लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए क्या है, कौन सा संरक्षण है, हेमिस नेशनल पार्क है। और आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। और हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता बताओ सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका साउथ बटन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साउथ बटन हो जाएगा। सबसे छोटा अगर पूछता तो साउथ बटन हो जाता है ना, बटन। ये कहाँ पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। सबसे छोटा पूछता तो साउथ बटन हो जाता, सबसे बड़ा पूछेगा तो हेमिस हो जाएगा। हेमिस वाला आपसे ये भी पूछता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इतना सारा ध्यान रखना। और बाकी ये वाला तो आप जानते ही हो, जो प्रश्न पूछा था काजीरंगा असम का है, सबको पता है, बच्चा जानता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला लिखा है मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। तो मैग्नेटाइट ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटाइट आप सबको पता होगा, मैग्नेटाइट किसका होता है, लोहे का होता है, आयरन का होता है, मैग्नेटाइट आयरन का होता है। ओके, तो मैग्नेटाइट आयरन का हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो आयरन यानी कि लोहे का अयस्क हो जाएगा। और लोहे का आपसे पूछता है कि सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, तो फ्रेंड्स पिटवा लोहा जो होता है, पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप है। वैसे भी किसी को पीट दो तो शुद्ध हो जाता है ना, तो पिटवा लोहा शुद्धतम रूप है। और अगर कोयला का पूछता है तो आप सब जानते ही हो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो कोयले का शुद्धतम रूप होता है। और शुद्ध कोयले का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं शुद्ध कोयला। और पिटवा लोहा जो है फ्रेंड्स वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लेड की बात करें तो इसका जो एस्क होता है वो क्या होता है, वो होता है गैलेना। ध्यान रखना, गैलेना होता है ना, गैलेना। तो जो लेड है यानी कि पीबी की हम बात करें, पीबी है ना, पीबी की बात करें तो पीबी यानी कि गैलेना होता है। इसका एस्क भी काफी पूछा जाता है, गैलेना ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना पारा का ना, पारा का। ओके, पारा का ध्यान रखना, पारा का होता है सिने बार। क्या होता है, सिने बार होता है। पारा का ध्यान रखना, पारा का सिने बार होता है। पारा का एस्क सिने बार हो जाएगा। और गैलेना किसका हो जाएगा, पीबी का हो जाएगा। मैग्नेटाइट किसका हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैग्नेटाइट हम लोग बात करें इसके फॉर्मूले की, ये भी पूछा था, तो Fe3O4 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, Fe3O4 करके हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अगर देखेंगे आप यहाँ पे। और बाकी मैंने सारी बातें आपको इससे बता दी। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं लोहा से, आयरन से, अयस्क से, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी हो सकते थे मैंने बता दिया। क्योंकि अगर मैं डिटेल बताऊं तो एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम लग सकता है, मतलब आधे घंटे की तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। फिर मतलब ही क्या निकलेगा प्रैक्टिस का, इसीलिए थोड़ा बचता हूँ डिटेल से, है ना।
ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग देखते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं जानते हैं कितनी लंबी डिटेल चलती है ना। तो अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस फिर हो नहीं पाएगी ना। 39 देखते हैं, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन आपको बताना फ्रेंड्स किसने किया था। तो इसका जो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मैथ्यू ब्राउन हो जाएंगे। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इसका जो है किसने किया था निर्देशन आपको बताना, मैथ्यू ब्राउन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 40 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, आपको बताना इनर प्लैनेट कौन सा नहीं है। देखो जो आंतरिक ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, इनको इनर प्लैनेट या इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। लूसेंट की बुक में आप देखोगे तो पार्थिव लिखा होगा ना, तो पार्थिव ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। देखो एक इनर होते हैं और एक आउटर होते हैं। जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, ग्रह जो हैं वो कितने हैं, वो टोटल 8 होते हैं। तो 8 में से जो 4 होते हैं बुध, आप मैं बता रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, ये सारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह हो जाएंगे, इनर प्लैनेट हो जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो हो जाएंगे, ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो आंतरिक हैं और लास्ट के 4 क्या हो जाएंगे, बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे पूछा कौन सा आंतरिक नहीं है, तो शनि हो जाएगा। और शनि के बारे में ध्यान रखना कि ये दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात ये सेकंड लार्जेस्ट है ये वाला। और शनि का जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। क्या नाम है? टाइटन है। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है, ये ध्यान रखना। और दूसरा, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि ग्रह, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको देखना है, जो मैं बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, तो इसका तो आंसर बहुत आसान है, आप सभी कर लोगे ना। आपको ध्यान रखना सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बताया बृहस्पति हो जाएगा। शनि की बात कर रहा था, इसका जो उपग्रह वो टाइटन होता है। और अगर सबसे बड़े यानी कि, और शनि के साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, शनि में जो है आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्रह जिसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं ना, वलय, रिंग पाए जाते हैं, वलय। तो जो रिंग होते हैं वो शनि ग्रह के चारों तरफ पाए जाएंगे, रिंग हो जाएंगे। और वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा 82 उपग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। जो 79 उपग्रह हैं वो हैं आपके बृहस्पति के, जुपिटर के और सैटर्न के। फ्रेंड्स कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा शनि के उपग्रह वर्तमान में, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति के कितने हैं? 79 है। और अगर पूछा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो गैनीमेड नाम का है। क्या नाम है? गैनीमेड है। और गैनीमेड फ्रेंड्स किसका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुकेंगे, तो गैनीमेड जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, गैनीमेड आपका बृहस्पति का हो जाएगा, गैनीमेड। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। बृहस्पति का गैनीमेड हो जाएगा, शनि का जो आपका टाइटन हो जाएगा, सबसे बड़ा गैनीमेड है। ओके, सबसे ज्यादा उपग्रह पूछेगा शनि के हो जाएंगे। वलय किसके चारों तरफ पाया जाता है, शनि के चारों तरफ पाया जाता है। ओके, और बताने के लिए यहाँ पे तो बहुत ढेर सारी बातें हैं, लेकिन फिर इसी पे हो जाएगा सारा डिटेल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनको जरूर ध्यान रखना ना। बाकी प्रैक्टिस के दौरान एक एक करके मैं आपको, जब आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा फिर से और कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। सारा कंप्लीट मैं करवा ही दूंगा ना, बस आप पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 41 लिखा हुआ कि पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। आपसे पूछेगा 29% फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, स्थल भाग होता है। और 71% जो भाग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जल का हो जाएगा परसेंटेज। तो इसीलिए क्योंकि 71% पे यहाँ पे क्या है, जल है, इसीलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह बोला जाता है ना। और कई बार पूछता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है, तो पृथ्वी का रंग भाई काला दिखता है, आपको ध्यान रखना है। नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप अंदर होते हो तो आकाश का रंग नीला दिखता है, या फिर अंदर रहोगे तो पृथ्वी का भी रंग नीला दिखेगा। अगर आपसे पूछेगा अंतरिक्ष से देखने पे कैसा लगेगा, तो काला लगेगा ना। अगला क्वेश्चन लिखा 42 नंबर देखेंगे। अंतिम मुगल बादशाह आपको बताना कौन थे, तो बिल्कुल ये हो जाएंगे बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और बहादुर शाह जफर ही थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहां पर एक तरह से कह सकते हो पूरी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने ही किया था। 1857 की क्रांति जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना, मेरठ से स्टार्ट हुई थी और 10 मई को स्टार्ट हुई, 10 मई मेरठ को स्टार्ट हुई थी, मेरठ से 10 मई मेरठ से। और उसका नेतृत्व किसने किया था, एक तरह से सुप्रीम कमांडर कौन था, तो बहादुर शाह जफर ही थे। दिल्ली से ये प्राइमरली ये उस समय कहां से लड़ रहे थे, दिल्ली से लड़ रहे थे। बाकी सुपरविजन किसने किया था अगर पूछेगा, तो बहादुर शाह जफर ने किया था, है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग थे, वो आप जान ही रहे हो। 1857 मेरठ, 10 मई। और ध्यान रखना रोटी और कमल, है ना, इसका जो साइन था, इसका जो झंडा था, उस पर क्या कौन सा साइन बना था, कौन सा चिन्ह बना था, रोटी और कमल बना था। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना, रोटी और कमल। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष आपको पूछना है कि जन्म, देखो एसएससी जीडी का प्रश्न पत्र है ये ना पिछले साल का, आपको ये बताना कि
लाल बहादुर, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको ईयर पूछ दिया कौन से साल में इनका जन्म हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है फ्रेंड्स वो 1904 में हुआ था। आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखना उसी से एक साल पहले 1904 होता है, और 1904 में इनका जन्म होता है लाल बहादुर शास्त्री का। 1905 की आप एक घटना और याद रख सकते हैं। 1905 पहले तो मैंने आपको बता दिया बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और साथ ही साथ 1905 की एक घटना आप और याद रख सकते हैं, यहाँ पे अपने बनारस में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और यहाँ पे जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन आपसे पूछेगा कहाँ हुआ, बनारस में हुआ। अध्यक्षता किसने की? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर हम लोग बात करें, 1904 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? संयुक्त प्रांत, जो अपना यूपी है उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1904 में इनका यूपी के मुगल सराय, जो कि बनारस के ही पास है, यूपी के मुगल सराय में 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर के दिन जन्म होता है ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को होता है। ओके, तो अब ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? आपको ये बताना। तो विश्व बैंक किससे मिलकर बनी है ये बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात यहाँ पे कर लें, निम्नलिखित में से पूछ रहा था कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता, तो विश्व बैंक की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन नाम से एक सम्मेलन होता है 1944 में। इसी सम्मेलन के बाद एक अवधारणा निकलती है विश्व बैंक की, और 2 संस्थाएं होती हैं, एक होती है IBRD और एक होती है IDA। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनाया गया? विश्व बैंक बनाई गई। आपको ध्यान रखना 1944 में स्थापना होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, आप देख लीजिए एक बार। IBRD और IDA 2 संस्थाएं थी, इन दोनों को जोड़कर मर्ज करके विश्व बैंक नाम का एक संगठन 1944 में बनाया गया ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद। ओके, इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ना। बस विश्व बैंक की आपको स्थापना ध्यान रखनी है। और कहाँ जो है विश्व बैंक के मुख्यालय तो आप सभी जानते हो कहाँ पे हो जाएंगे विश्व बैंक के मुख्यालय? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएगा? वाशिंगटन। और विश्व बैंक के मुख्यालय हो जाएंगे वाशिंगटन DC में ना, DC वाशिंगटन DC अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, तो आपको बताना प्रकाश डैश में सबसे तेज यात्रा करता है। आसान क्वेश्चन है, तो कहाँ पे हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। अगर आपसे इस्पात में पूछता तो इस्पात में जो ध्वनि है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा पूछेगा कहाँ पे करती है? इस्पात में। और प्रकाश पूछेगा कहाँ पे करता है? निर्वात में। प्रकाश कितनी तेज करता है ये भी पूछा जाता है। तो ये कितना करता है फ्रेंड्स? ये करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको करता है, इस हिसाब से करता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस हिसाब से ये करता है यात्रा। प्रकाश जो है निर्वात में यात्रा करता है, वैक्यूम में इतनी तेज से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इतनी स्पीड से करता है। आपसे पूछेगा ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है, तो आप बोलेंगे इस्पात में। ओके, और अगर पूछेगा प्रकाश किसमें करता है तो निर्वात में। ध्यान रखना इन क्वेश्चन को गलत मत करना क्योंकि बहुत आसान होते हैं। आप कई बार क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं और ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत करने का मतलब कुछ नहीं हो सकता फिर ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लिखा है आवेग किसके तुल्य होता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेग परिवर्तन। वेग में परिवर्तन जो है, वेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग क्या है? वेग में परिवर्तन ही एक तरह से कह सकते हो आवेग है, तो किसके बराबर होता है? वेग में परिवर्तन। आप पढ़ के आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है, तो आप सबको बताना। सबसे लंबा पूछ रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया का हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? सबसे बड़ा एक तरह से लिखित संविधान इंडिया का है। अगर आपसे पूछे सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा? USA का हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहला लिखित संविधान अगर आपसे पूछा लिखित, ध्यान रखना मैं क्या बोलूं, सबसे पहला अगर लिखित बोलेगा तो अमेरिका का हो जाएगा। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो किसका हो जाएगा? इंडिया का लिखित संविधान हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता सबसे पहला संविधान किसका है, सिर्फ पहला बोलता, लिखित विखित ना बोलता, सबसे पहला संविधान बोलता, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन C हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा संविधान किसका है तो आप इंडिया बोलोगे। पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो भी आप इंडिया बोलोगे। पूछेगा सबसे पहला संविधान किसका है तो आप बोलोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। सबसे पहला लिखित, सॉरी, अगर पूछेगा सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, सबसे पहला लिखित बोलेगा अमेरिका का। लेकिन सबसे पहला पूछेगा तो आप बोलोगे ग्रेट ब्रिटेन का हो जाएगा, यूके का हो जाएगा सबसे पहला। और इन लोगों का लिखित संविधान नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहला ब्रिटेन का, सबसे पहला लिखित अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित इंडिया का संविधान हो जाएगा ना।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना जाता है? तो सबको पता होगा जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति ना। कौन चुना जाता है? उपराष्ट्रपति। जस्ट वेट, हाँ, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति ना। हाँ जी, जस्ट वेट अ मिनट, चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति की फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 35 ईयर। लेकिन अगर राज्यसभा आपसे पूछता है, तो राज्यसभा में कितना होना चाहिए? 30 ईयर होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहीं से देखिए सिद्ध है बात, देख पा रहे हैं आप कि जो उपराष्ट्रपति है उसका राज्यसभा से लेना देना सिर्फ इतना है कि वो उपराष्ट्रपति हो गया है, इसलिए वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, बाकी वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका ख्याल रखना। ओके, तो 35 यहाँ पे उपराष्ट्रपति का हो गया। फिर आपसे प्रेसिडेंट पूछता, राष्ट्रपति पूछता, उसका 35 साल होता है। और उसके अलावा आपका राज्यपाल होता है, प्रेसिडेंट होता है, सॉरी गवर्नर होता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का कितना होता है? 35 साल होता है। बाकी राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। लोकसभा और प्रधानमंत्री का पूछेगा तो 25 हो जाएगा। लोकसभा और प्रधानमंत्री का 25 साल हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूछे आपका, उसके बाद क्या पूछे, मुख्यमंत्री पूछे, तो इन सबका कितना होता है? 25 होता है। इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है राइडर कप आपको बताना, तो राइडर कप हो जाएगा आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा राइडर कप, इसको ख्याल रखना। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? अ पैसेज टू इंडिया, ये बताना है 50 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अ पैसेज टू इंडिया, जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, E.M. फॉरेस्ट हो जाएंगे अ पैसेज टू इंडिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, एक्चुअली 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे ही नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा मैं आपको प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। फिलहाल आप इसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन वहां पे भी देखने को मिलेंगे। परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, दिल लगा के खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।